सकती हैं। पिछली चर्चा में भी हमने बात की थी कि जमीन पर इन सारे प्रावधानों को उतरने में, लोगों तक पहुंचने में कुछ महीने लग सकते हैं। तो हो सकता है कि साल के अंत तक, चुनाव आने से पहले, जमीन पर इसका इंप्लीमेंटेशन, इन सारी बातों का, बजट की बातों का शुरू हो जाए। लगता है आपको यही वजह है कि बीजेपी बजट का मोमेंटम एक बनाना चाहती है 24 के चुनाव से पहले? देखिए मानक, बजट एक कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट होता है। बजट में कुछ चीजें होती हैं जो बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, हम सब जानते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ योजनाएं, कुछ अनाउंसमेंट्स, कुछ पॉलिसीज, जिनका कि हम लोग इकोनॉमिक में टर्म यूज करते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब वो धीरे धीरे करके आम आदमी तक पहुंचती है, और जब तक वो पहुंचती है तब तक उसमें एक कम्युनिकेशन गैप कई दफे खड़ा हो जाता है। लोग सोचते हैं भाई घोषणा बड़ी बड़ी हुई थी, अभी तक तो कुछ देखने को नहीं मिला, या घोषणा एक्स हुई थी, उसका इफेक्ट हमें वाई दिख रहा है। तो इस चीज के स्पष्टीकरण के लिए अगर इस कम्युनिकेशन गैप को किल करने की कोशिश की जाती है, मुझे उसमें कोई हर्ज नहीं दिखता। परंतु इसमें एक बात जरूर है कि अगर बीजेपी इसको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से या सेमिनार से या जो भी जिस भी माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो मुझे ये दोनों एक्सट्रीम्स में कुछ कमी लगती है। पहली एक्सट्रीम, अगर बीजेपी जाके कहती है ये देखिए ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, ये योजना आप तक पहुंचेगी, इससे आपको लाभ होगा, तो साथ में उसको लिमिटेशंस भी बतानी चाहिए कि देखिए हमारा एलोकेशन 45 लाख करोड़ का था, हम एजुकेशन में, हेल्थ में आपके लिए उतना नहीं दे पाए, जिसके पीछे ये कारण था। तो वो एक रियलिस्टिक प्रोपेगेंडा या रियलिस्टिक कम्युनिकेशन लगेगा। दूसरी तरफ विपक्ष है, विपक्ष की बात करते हैं। अब वो क्या होता है कि अच्छी अनाउंसमेंट्स, बजट ये तो है नहीं कि पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पे आप क्रॉस मार्क लगा दीजिए कि साहब ये तो पूरा बजट का डॉक्यूमेंट ही खराब है। अगर आप सब चीजों को बुरा बताते रहेंगे कि स्किल डेवलपमेंट से जो आया वो खराब है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो आया वो खराब है, जितनी भी घोषणाएं उसमें हो, टैक्स से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आई वो भी आंख में धूल झोंकी जा रही है, तो इस पे भी जनता विश्वास नहीं करेगी। तो जनता जो है वो समझदार है, अगर आप खाली तारीफ करेंगे तो भी जनता कहेगी भैया अपने मुंह। और शरद कोहली, फिलहाल जो मामला अटका हुआ है ना पार्लियामेंट में, वो इस पर अटका है। बीजेपी कह रही है आइए बजट पर बहस करिए, विपक्ष कह रहा है कि पहले अडानी पर करिए। क्या ये दोनों मुद्दे आपके हिसाब से, दोनों मुद्दे ओवरलैप करते हैं कहीं पर? नहीं, मुझे नहीं लगता मानक ओवरलैप करते हैं। और अडानी मुद्दे पे अगर आप मुझसे पूछें तो देखिए, शेयर मार्केट में 6000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। रोज उन कंपनीज के शेयर ऊपर नीचे जाते रहते हैं। शेयर मार्केट एक इक्विटी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, इंडिपेंडेंट डिमांड सप्लाई पे चलती है, सेबी उसको रेगुलेट करता है, और दुनिया भर की मार्केट ऐसे चलती हैं। किसी एक बिजनेस ग्रुप के या किसी एक शेयर को लेके हम पार्लियामेंट में बहस करें, मुझे लगता है ये पार्लियामेंट का मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट को जो लोग समझते हैं, मैं इसमें कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, ना कोई सरकार का पक्ष लेने वाली बात है, ना विपक्ष के खिलाफ बोलने वाली बात है। शेयर मार्केट के मूवमेंट्स किसी भी पार्लियामेंट में डिस्कस करने वाले, हाँ पार्लियामेंट में जब डिस्कस करने के लिए बनता है मानक, अगर इस शेयर की लिस्टिंग गलत तरीके से करी गई हो, अगर शेयर प्राइसेस में रिगिंग हो, अगर ये डिमांड सप्लाई के अलावा किसी और उससे चल रहे हो, तो अगर ऐसा होता, अब देखिए मैं आपके सामने बड़ी आसान बात करता हूं, अगर सरकार वाकई अडानी ग्रुप के साथ खड़ी होती, जो कि इल्जाम लगाया जाता है कि ये मोदी जी के दोस्त हैं, हम दो हमारे दो वगैरह वगैरह जो स्टेटमेंट, तो इन शेयर्स पे मानक लोअर सर्किट नहीं लगना था। इन शेयर्स पे लोअर सर्किट लगने का मतलब है कि एक न्यूज बेस्ड मूवमेंट है। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट निकाली, वो शॉर्ट सेलर है, दुनिया जानती है कि वो शेयर्स के गिरने से कमाते हैं। और बाय द वे मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, हालांकि आई एम श्योर आपके चैनल पे इसकी चर्चा हुई होगी, अगर नहीं हुई तो मैं बताना चाहूंगा कि नैट एंडरसन जो हिंडनबर्ग के ओनर है, वो 15 दिन जेल में रह के आ चुके हैं, और उनके ऊपर अमेरिकन कंपनीज के ऊपर इसी प्रकार के कमेंट करने पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। तो अब क्योंकि उनकी फर्म शॉर्ट सेलिंग से कमाती है, तो उसने इंडिया के बाहर के बड़े बड़े ग्रुप्स को उठाना शुरू कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये पार्लियामेंट में डिस्कस करने वाला, इसको जेपीसी को दे दीजिए। अगर आप शेयर प्राइसेस की मूवमेंट को जेपीसी को देंगे तो मानक मैं एक बड़ी बात। शरद कोहली, एक सेकंड, विपक्ष शेयरों के दाम में गिरावट का मुद्दा जेपीसी में नहीं देना चाह रहा है। वो कह रहा है कि इसमें कई कानूनों का उल्लंघन हुआ है, इनकी जांच कराई जाए। देखिए, कानूनों का उल्लंघन का रेगुलेट करना सेबी और आरबीआई का काम है, सेबी का काम है। सेबी मार्केट रेगुलेटर है, उससे भी ऊपर, उससे नीचे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। तो जब आप लिस्टिंग करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज उस पर सर्किट डिसाइड करता है, कितना मार्जिन होगा ये डिसाइड करता है, उसके ऊपर सेबी होता है। और मैं शेयर मार्केट को बड़ी क्लोजली फॉलो अप करता हूं, इसमें कोई किसी का साथ देने की बात नहीं है। मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा मानक कि मेरे पास ना अडानी ग्रुप के कोई शेयर्स हैं, ना मैं उसमें निवेशक हूं,
ना मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, ना मैं कांग्रेस का सपोर्टर हूं, ना मैं जनता दल यूनाइटेड का सपोर्टर हूं। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ओपिनियन दे रहा हूं कि ये मूवमेंट नेचुरल होती है। रोज जब मार्केट बंद होती है ना मानक, मैं आपको एक इंटरेस्टेड बात बताता हूं। जब मार्केट बंद होते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं वो कैलकुलेट करते हैं आज कितनी कंपनीज के शेयर गिरे, कितनी कंपनीज के शेयर उठे। अब एसबीआई एलआईसी की बात आई, स्टेट बैंक का एक्सपोजर बहुत ही थोड़ा है, एलआईसी का एक्सपोजर 1% से कम है। मान लीजिए अडानी ग्रुप डूब भी जाता है, चलिए एक बार को मान लेते हैं कि अडानी ग्रुप पूरा का पूरा भट्टा बैठ के डूब गया, हालांकि ऐसा होने नहीं वाला है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऊंट के मुंह में जीरा एक कहावत है, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला है और सरकार की इसमें दखलंदाजी बिल्कुल नहीं बनती है। अगर अडानी ग्रुप चढ़ा है तो वो ठीक है, सरकार एक एनेबलर का काम करती है। ये इल्जाम लगाया जा सकता है कि साहब इस सरकार के राज्य में अडानी साहब की वेल्थ बहुत बड़ी, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो सरकार एनेबलर, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक माहौल में जब काम करते हैं तो किसी ना किसी ग्रुप को तो कोई ना ओके कोई अभिषेक कॉन्ट्रैक्ट झा, मिलेगा ही। अभिषेक झा